दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम सॉल्व करेंगे लेखपाल परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान तथा ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन से समास हैं। ऑप्शन है आपके कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, सभी संप्रदान तत्पुरुष, सभी बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा सभी बहुब्रीहि समास हैं चक्रपाणि, चंद्रभाल और सुलोचना में। तो देखिए दोस्तों, बहुब्रीहि में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर एक नया शब्द प्रकट करते हैं। चक्रपाणि, चक्र है पाणि में यानी चक्र है हाथ में जिसके, यानी इसका अर्थ हो जाता है विष्णु। देखिए दूसरा है चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल पर जिसके, यानी शिव। और तीसरा सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, यानी स्त्री विशेष। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चक्रपाणि, चंद्रभाल और सुलोचना में सभी में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, बहि, बहिर, बहिर या फिर बहिस। तो आपको बताना है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों बहिर्मुखी शब्द में बहिर उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। और इससे बने या इस उपसर्ग से बने अन्य शब्दों में बहिर्गमन और बहिर्जगत होता है। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, बहिर्मुखी शब्द में बहिर उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आप जानते भी हैं विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों विदुषी होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है। राम की गाय चरती है। दोस्तों राम की गाय चरती है वाक्य में संबंध कारक है। इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह इस तरह से होते हैं। कर्ता का अर्थ या कर्ता में ने, कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को अथवा के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध में का, की, के, रा, री, रे होता है। अधिकरण में पर और भीतर होता है। संबोधन में हे, ओ, अरे होता है। तो आप देख सकते हैं राम की का अर्थ होता है संबंध कारक। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राम की गाय चरती है इस वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक का अर्थ या इसमें जो शब्द लगे होते हैं उनमें का, की, के, रा, री, रे होते हैं। अगला प्रश्न है कट जाना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या होता है। कट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना या फिर आंखें चुराना। तो सही उत्तर है शर्मिंदा होना। दोस्तों कट जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है शर्मिंदा होना। और इसका अगर जो अर्थ दिया जाए कि तेरा मुंह तोड़ जवाब सुनकर वह कट गया या शर्मिंदा हो गया, तो ये सही उत्तर हो जाएगा कट जाना मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यातुधान, सुरारी, धूमकेतु या तमीचर। तो देखिए इसमें से कौन सा शब्द जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यातुधान, सुरारी, दनुज, तमीचर, निशाचर, देवारी, रजनीचर, रात्रिचर, ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु ये शब्द आप देखिए, धूमकेतु शब्द जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि धूमकेतु आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं जीने की इच्छा जिजीविषा।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। जीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वह है जिजीविषा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है। और देखिए, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो उसे पिपासु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जीने की इच्छा जिजीविषा और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन देखते हैं, औषधि, सार, तत्व या फिर जीवन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेकार्थी शब्द इसमें आप देख सकते हैं, जीवन के अनेकार्थी शब्दों में जल, प्राण, पुत्र ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। ये दोस्तों अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक प्रश्नों का 9 से 10 तक इसका उत्तर आपको देना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं, जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह और हर समय पूरी तौर पर भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते। जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। वस्तुतः जब तक व्यक्ति को भीड़ में अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी, तब तक वह भीड़ में फंसा ही रहेगा। अब इस जो गद्यांश है, इसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनको आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है, भीड़ का इस्तेमाल, भीड़ की दुनिया, भीड़ की शक्ल या भीड़ में कवि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही शीर्षक हो जाएगा भीड़ की शक्ल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? ऑप्शन देखिए, भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना या भीड़ में पैदल चलना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा भीड़ से मुक्ति का उपाय ये है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती तब तक वह फंसा रहता है। यानी भीड़ से मुक्ति का उपाय भीड़ में अपनी शक्ल देखना होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, वाक्यांश में त्रुटि की पहचान कीजिए और कोई त्रुटि न होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। देखिए, प्रश्न है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसमें हम कहाँ पे वाक्यांश में त्रुटि है, इसको देखते हैं। ऑप्शन है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो उत्तर है दोस्तों, ये जो वाक्य दिया गया है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो इस सौभाग्यवती नहीं होगा। सौभाग्यवती के स्थान पर आयुष्मती कन्या वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः सौभाग्यवती जो है वो विवाहित स्त्री के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आयुष्मती शब्द का प्रयोग उस कन्या के लिए होता है जिसका विवाह होने जा रहा हो। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी आपका जो है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आपका गलत वाक्यांश है? तो ये है सौभाग्यवती कन्या। सौभाग्यवती कन्या नहीं, या तो हमारी कन्या का विवाह होने जा रहा है या फिर हमारी आयुष्मती, देखिए आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती कन्या नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में दोस्तों शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए, अमावस्या, परिशिष्ट, घनिष्ठ और स्वास्थ्य। तो इसमें जो हैं 3 जो शब्द हैं वो गलत हैं, एक शब्द आपका शुद्ध है, उसी का चयन करना है।
तो अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा अमावस्या। ये अमावस्या दोस्तों अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अमावस्या में बड़ा सा नहीं छोटा सा होता है अमावस्या। परिशिष्ट नहीं होता है, परिशिष्ट में यहाँ पर लास्ट में ठ नहीं बल्कि ट हो जाएगा। घनिष्ठ आपका सही है, और स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है कैसे होता है, देखिए स्वास्थ्य इस तरह से सही होगा। तो इसमें इन शब्दों में शुद्ध शब्द केवल एक है, घनिष्ठ, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए स्वयंभू, स्वच्छंद, कीर्तिमान या किराया। तो देखिए किराया दोस्तों ये गलत है, किराया नहीं, यहाँ पर होगा किराया या रेंट जो होता है वो होता है किराया। बड़ी ई की मात्रा नहीं बल्कि इसमें छोटी ई की मात्रा क पर लगेगी, किराया ये सही हो जाएगा। अन्य जो शब्द हैं अन्य उनकी स्पेलिंग सही है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुराग का विलोम विराग होता है, सही है। अमर का मर्त्य है, ये भी सही है। अर्वाचीन का प्राचीन सही है। अमीर का समृद्धि ये सही नहीं है, क्योंकि अमीर का विलोम हो जाएगा आपका गरीब। अगला प्रश्न है ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिए। पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक या परलौकिक। तो देखिए ऐहिक का सही विलोम शब्द जो है वो पारलौकिक होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ऐहिक के विलोम तो दिए गए हैं, सभी विलोम हैं, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसी को आप सही मानेंगे, पारलौकिक। अगला प्रश्न है जिस पुरुष की स्त्री या जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। तो जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको विधुर कहा जाता है, और जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसको विधवा कहते हैं। देखिए दोस्तों, विपत्नीक यानी जो पत्नी के साथ न हो उसको विपत्नीक कहा जाता है, जो पत्नी के साथ हो उसको आप जानते हैं सपत्नीक कहा जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर। जमाई का तत्सम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। तो उत्तर है जमाई का तत्सम शब्द जामाता या जामित्री होगा। तो जामाता, देखिए दोस्तों ये जामाता ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जमाई का तत्सम शब्द जामाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित विकल्पों में से श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, शुक्ल, सफ़ेद, धवल या क्षिप्र। तो क्षिप्र शब्द जो है ये श्वेत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि श्वेत, धवल, सफ़ेद ये जो हैं श्वेत शब्द के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा श्वेत शब्द के पर्यायवाची में आप जानते हैं उजला, धवल, उज्ज्वल, ये सभी श्वेत शब्द के पर्यायवाची हैं। नवोढ़ा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, आपको बताना है। नवोढ़ा व्यंजन, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो दोस्तों नवोढ़ा शब्द में कौन सी संधि है, ये है गुण संधि आपका है, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नव प्लस ऊढ़ा। देखिए 9 प्लस ये बड़ी ऊ को मात्रा है, 9 प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा हो जाता है। यदि अ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से ए, ओ और अर हो जाता है। ई को दोस्तों गुण संधि ई को जो है ए और ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाता है, तो उसी तरह नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुण संधि है नवोढ़ा में। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो दोस्तों पहला पद अव्यय, दूसरा संज्ञा, यानी समस्त पद में जो अव्यय होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में। देखिए ऑप्शन आशालता, आसमुद्र, अनुकूल और आजन्म। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आशालता में दोस्तों कर्मधारय समास होगा। देखिए आशालता में कर्मधारय समास होगा और इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है।
और इसका कारण ये है कि आसमुद्र, अनुकूल और आजन्म में अव्ययी भाव समास हैं। और कर्मधारय समास जो होता है दोस्तों, इसमें देखिए प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष अथवा संज्ञा होता है। तो इसमें लता के साथ आशा जुड़ी हुई है, तो ये कर्मधारय, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। तो इस आधार पर आशा लता में का जो है कर्मधारय समास है, आसमुद्र, अनुकूल और आजन्म में अव्ययी भाव समास हैं। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है। देखिए, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या अपना, तो इसमें से कौन उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है? उत्तर है दोस्तों अपना, ऑप्शन डी, उत का अर्थ या उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है। आप देख सकते हैं उत उपसर्ग के अर्थ में ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ होता है, अपना नहीं होता है। अपना उपसर्ग जो है स्व, स्व माने अपना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक या उभयलिंग? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। देखिए, लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। इकारांत संज्ञा जैसे नदी, रोटी, टोपी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही ये पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है। तो आप जानते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर आते हैं, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा जिस पर बीतती है वही जानता है। अगला है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो देखिए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा अक्षोट। देखिए ऑप्शन बी में लिखा गया है अक्षोट, तो ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। सामान्य हिंदी के बाद आइए गणित खंड पर आते हैं दोस्तों। प्रत्येक खंड से जैसा कि सिलेबस में दिया गया है कि सामान्य हिंदी से 25, इसके अलावा गणित से 25, सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी से 25 और ग्राम्य समाज और विकास से 25 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न होंगे। तो 25 प्रश्न हमने सामान्य हिंदी के कर लिए। अब गणित पर आते हैं। देखिए, प्रश्न है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9-10 हो जाता है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं? इसको एक तो आप फार्मूले के आधार पर लगा सकते हैं या फिर आप विकल्पों में से देखकर सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो देखिए, 15 और 20, अगर जो आप 15 और 20 में 30-30 बढ़ा दें, तो 15 में 30 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 45 और 20 में 30 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 9 पचे 45, 5 नवा 45 और 5 दहाई 50, तो 9 और 10 का अनुपात हो गया। आप इस आधार पर भी इस उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो विकल्प से थोड़ा सा आसानी हो जाती है और सही हो जाता है। इसी तरह अन्य विकल्पों में जब आप जोड़ के देखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब ये विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में हैं और 15 और 20 आप जानते हैं 3-4 के अनुपात में हो। ऐसे तो सभी संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में दी गई हैं, लेकिन प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर जो उनका अनुपात 9 और 10 होगा, ये हो जाएंगी 15 और 20। अगले प्रश्न पर आते हैं, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, और उसी प्रकार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? देखिए, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, तो माना संख्या जो n है ये 10 है, तो जब 10 में 6 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 2n कितना हो जाएगा? 2n का मान 20 हो जाएगा, ऐसे आसानी से समझिए। और 20 को जब आप 6 से विभाजित करेंगे तो 6 तरीक 18 हो जाएगा और शेषफल आ जाएगा 2। तो सही उत्तर 2, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और सही उत्तर चयन करें। देखिए,
कंपनी के जो खर्चे हैं इसमें सबसे अधिक कच्चा माल पे 30%, बिजली पे 25%, ब्याज पे 10%, परिवहन पर 15%, किराया पर 5% और वेतन पर 15% जाता है। इसमें पूछा गया है कि कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है। तो आप देखिए कच्चे माल पे सबसे अधिक खर्च हो रहा है, दूसरा बिजली पर खर्च है, तो सही उत्तर हो जाएगा कंपनी के जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च है वो बिजली का है। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से मिल गया। दूसरा है कि कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात कितना है। तो कच्चे माल पे कितना होता है, आप जानते हैं 30% होता है और परिवहन पर 15% होता है, तब ये दोनों हो जाएगा 45%। 45% खर्च जो है माल, कच्चे माल और परिवहन पे होता है। कहा है कि वेतन के जो है उसके वेतन से अनुपात कितना है। तो वेतन पे 15% आप जानते हैं खर्च होता है, तो 45/15, तो ये हो जाएगा 3 और 1 का अनुपात। तो 3 और 1 का अनुपात कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3:1 का अनुपात है कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार रजत को कोई वस्तु 25% की हानि पर 15,000 रुपये में बेचता है। रजत इसे डेविड को उस कीमत पर बेचता है जिससे दुकानदार को 5% लाभ होता है। रजत को प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ये दोस्तों लाभ, हानि और प्रतिशतता पर आधारित है। दुकानदार को क्रय मूल्य का 75% 15,000 होगा क्योंकि वो 25% की हानि पर रजत को बेचता है। और रजत का क्रय मूल्य, दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे 15,000 का जो है 15,000 गुणे 100/75 आप करेंगे तो 20,000 रुपये उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा। 20,000 रुपये, क्योंकि वो रजत को 25% हानि पर 15,000 में ही बेच देता है। रजत का क्रय मूल्य 15,000 है और रजत का विक्रय मूल्य, रजत इस 20,000 के जो है रजत 20,000 पे डेविड को जो बेचता है 20,000 मूल्य पे 5% की दर से, तो 105/100। तो यहाँ पे 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य यहाँ, 105 गुणे 20, तो ये 21,000 रुपये में अगर जो 5% लाभ पर बेचे तो 21,000 में। रजत को कितने का लाभ हुआ, तो रजत को वो चीज़ 15,000 में मिली थी और 21,000 में बेचा तो उसको 6,000 का लाभ हुआ। तो रजत को प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000/15,000 गुणे 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40% लाभ हुआ दोस्तों रजत को। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जब आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको स्पष्ट होती जाएंगी और गलती होने की संभावना कम रहेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों के योगफल का 60% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना होगा। तो देखिए बी का प्राप्तांक यक्स है। अगर जो बी को यक्स अंक मिले तो ए को 8 अंक अधिक यानी x + 8 हो जाएगा। तो अब आप इसको फार्मूले पे सेट करिए। x + 8 = 60/100 x + x + 8। जब आप इस फार्मूले पर सेट करेंगे तो आगे जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो x = 16 आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका ए और बी द्वारा प्राप्तांकों का योगफल x + 8 + x, तो 16 + 8 + 16 ये 40 हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका 40 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब ये देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करिए। अंकित मूल्य जो होता है क्रय मूल्य गुणे 100 + लाभ बटे 100 माइनस छूट होता है। तो 500 रुपये अंकित मूल्य है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे 500 बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 + 25 बटे 100 माइनस 5। इसी फार्मूले पर जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 500 गुणे 95 बटे 125।
तो ये 380 रुपये हो जाएगा। सही उत्तर आपका 380। तो कुछ प्रश्न फार्मूले पर भी हैं, बहुत आसानी से आप फार्मूले पर इनको सेट करके सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, अलजेब्रा का है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बाई 3z प्लस वाई क्यूब बाई 3xz प्लस जेड स्क्वायर बाई 3x का मान क्या होगा। तो आप जब सही उत्तर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर कैसे आप सही उत्तर पर चलेंगे। देखिए, आप इसको हल करने के लिए जो फार्मूला है आप लगाइए। तो आप इस तरह से हल करेंगे। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर 0 दिया गया है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब इस प्रश्न को उत्तर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3xyz बटे 3xz, 3xz को काट दीजिए, x को काट दीजिए, x को काट दीजिए, x को काट दीजिए और z को काट दीजिए। तो 3/3, तो यहाँ पर 3 कट जाएगा, केवल y बचेगा। तो यहाँ पर यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो आप इसका क्यूब पूछा गया है। देखिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान अगर जो 3abc हो जाएगा, तो इस हिसाब से सही उत्तर आपका y होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 24x स्क्वायर वाई जेड और 27 वाई एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का LSP यानी LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, 24x स्क्वायर वाई जेड का LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3x और 27x पे 4 और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बार x और 2 बार y और 2 बार z। तो इनका अभिष्ट LCM हो जाएगा दोस्तों 216 x टू द पावर 4। देखिए, 216 जब गुणा करेंगे 216 x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इसका LCM हो जाएगा। तो ये सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त बारंबारता यफ आपको दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सिग्मा FI यानी जो बच्चों का दैनिक खर्च है ये 44 प्लस F के बराबर है। यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो ये 44 प्लस F के बराबर हो जाएगा और इसमें 2F माइनस 40, ये दोस्तों यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, माध्य जेब खर्च 18 रुपये है और माध्य होता है A प्लस सिग्मा F D बटे सिग्मा F। तो यहाँ पर आपको जब इस बारंबारता बंटन से जब आप इसको फार्मूले को सेट करेंगे तो लुप्त बारंबारता बंटन यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। सही उत्तर 20 है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक समंक श्रेणी का बहुलक 20 और माध्यिका 23 है, तो समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य जो है x बार का मतलब होता है 3 माध्यिका। देखिए, 3 माध्यिका माइनस बहुलक z कहते हैं बटे 2। तो x बार बराबर 3m माइनस x बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करिए इसको, कह रहे हैं कि एक समंक श्रेणी का बहुलक 20 तथा माध्यिका 23 है। तो यहाँ पर जब उस फार्मूले पे आप सेट करेंगे 3 गुणे 23 माइनस 20 बटे 2, तो 3 और 23, ये 3 गुणे 23 69 माइनस 20 बटे 2, तो ये हो जाएगा 69 में से 20 जाएगा कितना, 49/2 हो जाएगा। इसका मान आप जानते हैं 24.5, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पहले जिसमें बहुलक, माध्यिका और समानांतर माध्य जिसमें ज्ञात करना हो उसका फार्मूला होता है x बार का मतलब होता है समानांतर माध्य बराबर 3m मतलब 3 माध्यिका माइनस बहुलक z बाई 2। तो 2x बराबर 3m माइनस x या फिर x बार बराबर 3m माइनस x बाई 2 आप ऐसे याद कर लीजिएगा।
निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। तो आसान सा सवाल है। बहुलक को सूत्र में z से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 3 6 7 5 2 4 5 8 7 5। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा जो है क्रम आया है, कौन सी संख्या आती है? तो जो मूल्य 5 है, ये देखिए 5 5 5 5 5 3 बार आया है, जबकि अन्य जो है इससे कम ही आए हैं। तो बहुलक इसका 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 मजदूरों के लिए निम्न आंकड़ों से माध्यिका मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका यहाँ पर देखिए मजदूरी दिया गया है 40 45 52 55 65। मजदूरों की संख्या 10 12 16 8 और 4। संचयी आवृत्ति 10 22 38 46 और 50 है। तो माध्यिका m = n+1/2वां पद होता है। ये इसका मान होता है माध्यिका। तो n का मान है 50, आप जानते हैं, क्योंकि 10 12 22 22 16 38 38 8 46 और 4 50। तो ये 50 है, n का मान 50 है। तो आप कर दीजिए 50 + 1/2, तो ये हो जाएगा 25.5। तो 25.5 25.5 से बड़ी संचयी आवृत्ति कितना है? तो यहाँ पर जो 38 है ये हो जाएगा। तो इस श्रेणी का माध्यिका 52 हो जाएगा। तो आप सही उत्तर श्रेणी की माध्यिका 52 हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 2x + y = 6, xy = 4। तो 8x³ + y³ का मान कितना होगा? दोस्तों 2x + y = 6 जब है तो आप इसको क्यूब कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। 2x + y का क्यूब = 6 का क्यूब। तो आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर 6 का क्यूब 216 हो जाएगा और 2x + y का क्यूब हो जाएगा 8x³ + y³ = 216। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि x + xy का मान 4 है, तो xy का मान जब आप 4 रख देंगे तो यहाँ पे 216 में से 144 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 4x² - 12x + k पूर्ण वर्ग हो तो k का मान क्या होगा? तो देखिए b² = 4ac इसका फार्मूला होता है। देखिए b² = 4ac यदि पूर्ण वर्ग की बात हो तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए b² 12² = यहाँ पर 12 है, तो 12 का स्क्वायर = 4 × 4 × 1, तो ये हो जाएगा 144/16 = k। तो k = 16 × 9 144, 9 इसका मान आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो b² = 4ac इसका फार्मूला है। और यहाँ पर b क्या है? यहाँ पर देखिए a, b और k जो है यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए क्षेत्रमिति से है। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हो और BC 3 सेंटीमीटर, EF 4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो DEF का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों दो त्रिभुज बना लीजिए आप, एक त्रिभुज और एक दूसरा त्रिभुज। एक त्रिभुज ये देखिए ABC और DEF, तो आप ऐसे करेंगे, सेट करेंगे। BC पहले त्रिभुज में 3 है, यहाँ दूसरे वाले में 4 सेंटीमीटर है BC भुजा। तो BC स्क्वायर जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है यानी BC² बटे DEF का क्षेत्रफल EF² कर लीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABC पहले का ये क्षेत्रफल है, त्रिभुज का स्क्वायर बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया 1 कर रहे हैं बराबर बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसको हम x कर रहे हैं। तो x = BC² बटे EF²। तो जब आप इसको सूत्र A का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, तो इसको आप आइए देखते हैं। अब आइए उस फार्मूले पे सेट करते हैं। 54 बटे DEF को x मैंने माना था,
अब आ जाइए यहाँ पर 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 54 गुणे 16, देखिए ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 54 गुणे 4 का स्क्वायर 16 बटे 9, 9 छक्का 54 और 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो सही ऑप्शन है सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बताना है। तो आप जानते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दो लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो 2l प्लस बी गुणे h हो जाएगा। तो जब आप इसको 2 यहाँ पर 6 प्लस 4 गुणे 4, तो 2 6 4 10 हो जाएगा, 20 गुणे 4 80 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं 2l प्लस बी इंटू एच। अगला प्रश्न है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए जो सूत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और वर्ग है तो इसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। वर्ग की प्रत्येक कोण को दुगुना जब कर दिया जाए तो 2a हो जाएगा उसका जो भुजा है, और 2a का स्क्वायर आप कर लीजिए, 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो सही उत्तर है कि 4a स्क्वायर जब आप हो जाएगा तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 100, इस फार्मूले पे आप प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू 100, a स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 100 मतलब 300% की बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए इसी पर आधारित है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 2 का है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, आप ऐसे देखिए, और R1 और R2 का अनुपात कितना है, 1 और 2 का है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। 1 और 2 का वर्ग, 1 और 2 का वर्ग जो हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। तो सही उत्तर 1 4, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं, प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी। तो ये ऐसे, इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लगाएंगे कि ये वर्गाकार 784 जो है वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की है। इस प्लेट में से 4 बड़े आकार की जो आप काटेंगे वृत्त, वो ऐसे कटेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे, इस तरह से आप काटेंगे। 784 जो है सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये 28 हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई हो जाएगी, और प्रत्येक प्लेट की परिधि आप जानते हैं 2πr हो जाएगा, और प्रत्येक प्लेट का व्यास यहाँ पे कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14, तो 28 इंटू 28 ये 784 हो जाएगा। तो एक जो वृत्त है या एक प्लेट है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रत्येक प्लेट की परिधि का होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 गुणे r मतलब 7। तो देखिए यहाँ पर 7 कट जाएगा, हो जाएगा सीधे आपका 44। तो देखिए 44 सेंटीमीटर जो है प्रत्येक प्लेट की परिधि हो जाएगी आपकी 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई
क्या होगी। तो ये सबसे लंबी छड़ की लंबाई का फार्मूला है कड़ी में, यानी √L² + B² + H²। तो इस पे आप सेट करेंगे तो इसमें तीनों का जोड़ 500 आ जाएगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 10 कड़ी में 5, और ये 10 कड़ी में 5 मीटर सबसे लंबी छड़ की लंबाई हो जाएगी। 6 मीटर, 8 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। उसकी परिधि 280 मीटर है। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। अब आप इसमें भुजाओं का योग कर लीजिए। 2x + 3x + 4x + 5x = 280। तो ये हो जाएगा आपका 14x। 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 14x = 280 हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा 20। तो सबसे लंबी भुजा जो 5x है, सबसे लंबी भुजा 20 × 5, ये 100 हो जाएगा। 100 मीटर सबसे लंबी भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए तो नया औसत x - 8 हो जाता है। n का मान कितना होगा। तो n संख्याओं का औसत x है, तो n संख्याओं का कुल योग n × x हो जाएगा। अब कह रहा है n x में से 36 जो है प्रत्येक में से 36 घटा दिया जाए। nx - 36, तो नया औसत x - 8 हो जाता है। तो nx - 36 × 2 देखिए बटे n, तो कितना औसत हो जाता है x - 8। तो देखिए n संख्याओं का औसत यदि दो संख्याओं में से, तो यहाँ 36 में से 2 घटा है, दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दिया जाए। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा nx - 72/n = x - 8। अब हो जाएगा 72 = 8n, तो n = 72/8 और 9 हो जाएगा। तो n का मान दोस्तों 9 हो जाएगा। ये बहुत जो आपका सटीक उत्तर n का मान 9, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है कोई व्यक्ति जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, 8 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 8,000 रुपये है, आप जानते हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद मिश्र धन पूछ रहा है, तो 8 वर्ष बाद वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 64% हो जाएगा। मिश्र धन जो है 100 + 64 यानी 164% होगा। तो 100% = 8,000 और 164% कितना हो जाएगा। जब 164% का मान निकालेंगे आप, तो 8,000 बटे 100 × 164, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 13,120 रुपया। 13,120 रुपया, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 8,000 रुपये जमा करता है जो वार्षिक ब्याज 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो 8 वर्ष बाद मिश्र धन 13,120 रुपये होगा। अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि देखा जाए कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े थे। तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप अवैध घोषित मत हटा दीजिए। तो 1,80,000 का 10% 18,000 हो जाएगा। 1,80,000 में से 18,000 घटा देंगे तो 1,62,000 मत टोटल हो जाएंगे। अब इसका 80% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1,29,600 मत जो हैं दोस्तों, ये आपके 1,29,600 ये मत हो जाएंगे 80% कुल वैध मतों के। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 1,62,000 में से 1,29,000 घटा दीजिए, 32,400 मत दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, अब यहाँ से शुरू हम करेंगे जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा में, वहाँ से। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है आप बताइएगा दोस्तों।
ये अनुच्छेद है हमारा, देखिए अनुच्छेद 315। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है और इसके अंतर्गत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 निर्धारित किया गया है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं, केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और गहरा हरा रंग नीचे है। सफ़ेद पट्टी बीच में नीले रंग का चक्र है और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। और याद रखिएगा, राष्ट्रध्वज जो हमारा है इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ये तिथि थी 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र केस। दोस्तों ये है ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र, इसको काकोरी कांड जिसको कहा जाता है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्रांतिकारियों ने उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा था और ये घटना 9 अगस्त 1905 को हुई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। केशव चंद्र सेन, इन्होंने दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों प्रार्थना समाज और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका मिलान का 2 4 1 3। देखिए 2 4 1 3 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों में स्थित खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, MS ऑफिस, यूनिक्स या लिनक्स। तो सही उत्तर है MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम या OS नहीं है। दोस्तों MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल या फिर लोटस। तो सही उत्तर है लोटस। दोस्तों देखिए कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, इसका अर्थ होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। पास्कल जो है ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। लोटस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, लोटस कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो आप जानते हैं सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है और आप जानते हैं इस मंदिर के प्रधान देवता भगवान अयप्पा हैं और महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर ये मंदिर विवादों में रहा है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से किसको नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है, आप जानते हैं। और राज्यसभा अनुच्छेद 312, याद रखिएगा आर्टिकल 312 के तहत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है और इस मामले में राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के भाग और स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सही है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ये भी सही है। संसदीय शासन प्रणाली जर्मनी के नहीं बल्कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अन्य विकल्प जो हैं वो सही हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है, ये आपका सही है। मंगल को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहते हैं, ये भी सही है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं, ये भी सही है। और क्षुद्र ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह दोस्तों मंगल और किसके, बृहस्पति, याद रखिएगा। दोस्तों जो सूर्य से ग्रहों का क्रम है, यहाँ पर सूर्य है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाएं हैं, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, शुक्र और मंगल के बीच में नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर स्थित है? डोवर, मलक्का, सुंडा या फिर बेरिंग? तो सही उत्तर है बेरिंग जल संधि, ऑप्शन डी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी रेखा है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व अथवा पश्चिम से 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा, पंजाब, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हरियाणा है, 879। केवल 879 लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर हरियाणा में, जबकि दमन दीव में 618 है। देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 618 है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। भारत का लिंगानुपात 943 है। तो राज्यों में 979 सबसे कम हरियाणा का है और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव का मात्र 618 है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव में है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? तो उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। और आप जानते हैं मौलिक अधिकारों में यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं और ये अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो प्रवर्तित किए जाने वाले अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसने दी थी? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। और अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन गठित किया गया है। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व है उसका बंटवारा किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन प्रति 5वें वर्ष पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। तो सही उत्तर है 1935 में दोस्तों देखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? स्टैग, मंदड़िया, दलाल या तेजड़िया? तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में कई प्रकार के सट्टेबाज काम करते हैं। इनमें आप देख सकते हैं स्टैग, मंदड़िया, तेजड़िया। दलाल जो होता है दोस्तों ये शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये स्थल है कौशाम्बी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।
अगला प्रश्न है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है और ये घरेलू उपयोग में खाद्य पदार्थ, अचार, चटनी आदि के परिरक्षण में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों चेचक रोग किसके द्वारा होता है? आपको बताना है। तो चेचक रोग का कारण वेरियोला विषाणु है। तो याद रखिएगा वेरियोला विषाणु ये चेचक रोग का कारण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राउओल्फिया सर्पेंटाइना किसका वानस्पतिक नाम है? सर्पगंधा, केला, मदार या फिर केसर? तो सही उत्तर है सर्पगंधा। दोस्तों राउओल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा का नाम है और ये एपोसाइनेसी परिवार से संबंधित द्विबीजपत्री पौधा है और ये एक महत्वपूर्ण औषधीय पादप है सर्पगंधा। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा करेंट से है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवलिन यानी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो 87.58 मीटर। ऑप्शन बी आप देखिए सही उत्तर है। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले की सूची में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का भी नाम शामिल है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी मालिकाना विवाद को लक्ष्य कर वरासत योजना लागू की गई थी? तो वरासत योजना 15 दिसंबर 2020 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमि के उत्तराधिकार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए वरासत योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च स्थान किसको मिला था? तो देखिए दोस्तों 30 मार्च 2021 को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड को सर्वोच्च स्थान मिला था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे पर नॉर्वे। अंतिम स्थान जो है इसको अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ और भारत को 140वीं रैंक मिली थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों आसान सा प्रश्न है, यूपी स्पेशल से है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है। तो उत्तर है 1992। देखिए उत्तर प्रदेश में 1992 में किसान बही योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों के कृषि योग्य भूमि का विवरण प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? आम, अमरूद, अनन्नास या नींबू? तो सही उत्तर है आम की फसल का अंतिम चरण टपका है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। स्वर्ण रेखा, चौसा, मालदा, दशहरी, लंगड़ा ये सभी आमों की प्रमुख किस्में हैं। अब आइए ग्रामीण जो समाज और ग्राम्य प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की सामान्यतः कितनी बार पड़ताल की जाती है? तो ये है संख्या है 3 बार। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों लेखपाल द्वारा एक वर्ष में कम से कम 3 बार गांवों की जांच पड़ताल की जाती है। अगला प्रश्न है ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है? संयुक्त परिवार, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता, सामाजिक गतिशीलता का भाव और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि आप जानते हैं सामुदायिक भावना होती है। ग्रामीण सदस्यों में व्यक्तिगत निर्भरता के स्थान पर सामुदायिक निर्भरता पाई जाती है। यहाँ पर संयुक्त परिवार, प्राथमिक व्यवसाय जो कृषि है उसकी प्रधानता होती है और समुदाय नियंत्रण और सदस्यों के व्यवहारों का नियमन भी वहाँ के सदस्यों पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है देखिए देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या आज भी गाँव में निवास करती है? तो आप याद करिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 68.8% जनसंख्या रूरल यानी गाँव में और 31.2% जनसंख्या शहरों में यानी अर्बन क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किसके समय में लागू हुई थी?
तो सही उत्तर लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आधुनिक समय में पंचायती राज व्यवस्था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई और इसी कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब आइए ग्रामीण क्षेत्रों में जो माप की पद्धतियां या माप के जो तरीके हैं उनमें देखते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। जो दोस्तों 1 हेक्टेयर देखिए 1 हेक्टेयर 2.4711 एकड़ के बराबर होता है और ये 3.95 बीघा के बराबर होता है। और एक जरीब का मान दोस्तों, एक जरीब का मान 55 गज होता है, याद रखिएगा। तो 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य कौन कौन से हैं? तो ग्राम सभा के कार्यों में ग्राम सभा के हित में योजनाएं बनाना, पंचायत द्वारा दोस्तों देखिए पंचायत द्वारा किए गए कार्यों पर पुनरीक्षण करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना, उपर्युक्त सभी। तो देखिए ग्राम सभा गांव के हित में योजना बनाती है, ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करती है, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करती है और जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही लाती है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। तो ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये दोस्तों 19 खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अटल नवोन्मेष मिशन या जिसको अटल इनोवेशन मिशन कहा जाता है, किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो सही उत्तर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग आप जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर आई है और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। तो अटल नवोन्मेष मिशन नीति आयोग की प्रमुख पहल है। अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? कृषि, लौह इस्पात, चयनित आधारित उद्योग या रक्षा? तो दोस्तों योजना में कोर सेक्टर से आशय चयनित आधारभूत उद्योगों से है। तो याद रखिएगा, चयनित आधारभूत उद्योग जिन पर अन्य उद्योग और गतिविधियां आधारित होती हैं उनको कोर सेक्टर कहा जाता है। दोस्तों कोर सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग होते हैं और अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान या भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना वाराणसी में की गई और 1999 में इसे राष्ट्रीय संस्थान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना कब शुरू की गई थी? आपको बताना है 25 जुलाई 2015। ऑप्शन सी देखिए, मेरा गांव मेरा गौरव योजना 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर शुरू किया गया? पटना, बिहार में। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है। तो आप जानते हैं संत विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये 1951 में प्रारंभ किया गया आंदोलन था, विनोबा भावे ने इसको प्रारंभ किया था और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसमें विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? आयतन, वृत्त, वर्ग या त्रिभुज? तो जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए
त्रिभुज। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को त्रिकोणीय ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें दूरी का मापन कम से कम करना पड़ता है और कोणों के मापन से काम चल जाता है। कोणों का मापन अधिक शुद्धता से कम समय में कम श्रम से हो जाता है। अगला प्रश्न है, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है किससे? काली रोशनी से, लाल रोशनाई से, हरी रोशनाई से या पीली रोशनाई से? तो सही उत्तर है दोस्तों, खतौनी में लेखपाल लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। खतौनी में दोस्तों भूमि का संपूर्ण ब्यौरा विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सा प्रभारी, चिकित्सक, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य अधिकारी? तो सही उत्तर है आशा दोस्तों सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा का फुल फॉर्म है। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना में ये संबद्ध एक ग्रामीण स्तर की कार्यकर्ती है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है? देखिए ऑप्शन है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दोस्तों 3 फरवरी 2006 को, ये 2006 में 3 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में चलो गांव की ओर कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को उनके जीवन पर असर डालने वाले सभी पहलुओं को शामिल करके व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें सशक्त बनाता है। ये कार्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आदि के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो देखिए चलो गांव की ओर कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए दोस्तों DRDA जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसका कार्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, जिला विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को आवंटन या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का गठन कब? 1980 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसका कार्य ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं, विकास योजनाओं का अनुमोदन, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन करना, ये सभी कार्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग स्थापित हुआ था कब, किस वर्ष में? तो सही उत्तर है 1944 में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग का सृजन किया गया और इस विभाग के प्रथम डायरेक्टर सर फ्रैंक बेयर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरंभ किया गया था कब? तो सही उत्तर है 1991 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति गठित की गई थी, किसके नेतृत्व में? अशोक मेहता के नेतृत्व में, BR मेहता के नेतृत्व में और PN भगवती के नेतृत्व में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अशोक मेहता के नेतृत्व में 1977 में पंचायती राज समिति की गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के कारण पंचायती राज व्यवस्था में कई समस्याएं आ गई थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और BR मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, DD किसान चैनल का प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया था? तो ये तिथि है 26 मई 2015। ऑप्शन ए DD किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये चैनल कृषि और संबंधित विषयों पर जो है लोगों को जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो याद रखिएगा, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन।
स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। और दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इसकी टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अब आइए आखिरी प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो प्रैक्टिस सेट, अभ्यास सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 1/6, 1/4, 1/3 या 1/5? तो आप जानते हैं 1/3 आरक्षण है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायती राज में विभिन्न स्तरों पर 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न दोस्तों लेखपाल भर्ती के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती तो है ही, जूनियर असिस्टेंट और अन्य परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, उन सभी के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन विशेष रूप से हमने ये लेखपाल भर्ती के लिए प्रैक्टिस करवाया है। तो आगामी लेखपाल भर्ती जो जून में आयोजित होनी है, उसके लिए आप लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 निगेटिव मार्किंग यानी 0.25 जो है अंक काट लिए जाएंगे इस परीक्षा में। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए भी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि कम से कम गलतियां हों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।